हाँ, राइट डाउन कंटेंट। पहले आप कंटेंट लिखो। पुट द हेडिंग MME, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। पुट की हेडिंग आपने। अब आइए आपके कंटेंट क्या क्या है और कैसे करना है उसकी बात करें। लिखिए यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1, इसमें आपको करना है सेट्स, लॉजिक, नंबर्स, फंक्शंस, ठीक है। मतलब ये टॉपिक आपका एलिमेंट्री नॉलेज की होगी, ठीक है। सेट्स, लॉजिक, नंबर्स, नंबर्स में रैशनल नंबर, ठीक है, हाँ, इंटीजर्स, जो भी है वो सब नॉलेज। जिसमें मेन जो क्वेश्चन आएगा वो आपकी आएगी फंक्शन से और लॉजिक से। सेट्स आपकी नॉलेज पहले से ही है उसमें, ठीक है। तो सेट्स के क्वेश्चन इन जनरल आने के चांसेस कम है। मतलब जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है उसके आने के चांसेस कम है, और जो चीज़ें आप थोड़ी नहीं पढ़ोगे उसके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी है फंक्शन, ठीक है, और लॉजिक। ये दो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1 में। अब आइए यूनिट नंबर 2। इसमें करना है आपको लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, रोज थ्योरम, एप्रोक्सीमेशन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, रोज थ्योरम, एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू लिखा आपने। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, रोज थ्योरम, एप्रोक्सीमेशन, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और भी बहुत सारे आपके, ये यानी कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब इसमें बहुत सारे कंटेंट आपके, ये यानी कि मेरे हिसाब से मैंने आपको एक रफ आइडिया लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आप इसमें बहुत सारे कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। तो एक रफ आइडिया मैंने लिख कर रखा है, लेकिन कंटेंट वाइज और भी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी। अब आइए यूनिट नंबर 3। इसमें बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन आपका, लिख लीजिए ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर एक पार्ट मैक्सिमा मिनिमा का है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और दूसरा पार्ट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फंक्शंस, ठीक है, क्लियर। लास्ट यूनिट आई, लास्ट यूनिट मतलब यूनिट नंबर 4, लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, इसके अंदर एक करना है वेक्टर्स और दूसरा करना है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में वो कंटेंट जो आपने 12th में कवर नहीं किया, ठीक है, मतलब वो तो आना ही चाहिए 12th में कर रखा आपने, ठीक है। वो कंटेंट जो आपने 12th में नहीं कर रखा है, और या किसी भी टॉपिक में, ये ध्यान रखिएगा, जो चीजें आपने 12th में कर रखी है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, और जो चीजें आपने 12th में नहीं कर रखी है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। मतलब कोई भी कंटेंट यदि आप पढ़ें, सपोज बुक की आप रीड कर रहे हो और उसमें 60 पेजेस आपने पहले पढ़ रखे हैं और 40 पेजेस आप नहीं पढ़ रखे हो, सपोज 100 पेजेस का वो कंटेंट है, तो आपकी कंसंट्रेशन 40 पेजेस की होनी चाहिए जो आपने कभी नहीं पढ़ रखी, क्लियर।
जो चीजें आपने पढ़ रखी है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, ऑल्दो वो आना चाहिए इसलिए वो बुक के अंदर है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक को आप ऐसे ही देखोगे, जैसे लिमिट्स है, तो आप ये कतई भी नहीं समझे कि 12th में तुमने लिमिट पढ़ ही रखा है तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वो कंटेंट आपसे पूछी जाएगी जो आपने वहां नहीं कर रखा। ठीक है, क्लियर? जो भी टॉपिक आप देख रहे हो सब तो कभी ना कभी आपने देख रखा है। ठीक है, लेकिन आपका स्ट्रेस वहां होगा जो आपने नहीं कर रखा होगा। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट। अब आइए किसकी क्या वेटेज है। फर्स्ट टॉपिक की आपकी वेटेज 10% रखी गई है, 10% ऑफ 75, मतलब रफली 7.5 आप मान के चलो। ठीक है, आप वेटेज में लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी वेटेज आपकी 45% यूनिट नंबर 2 की। ठीक है, 45% ऑब्वियसली ऑफ 75, ये आपकी हो गई 20%। क्लियर? 20%। तो आप काउंट कर लो, 10 प्लस 45 दैट इज 55 प्लस 20 दैट इज 75। सो लास्ट वन इज 25%। क्लियर? आपकी 100 हो गई, 10, 45, 20 एंड 25। ठीक है, अब रही बात, पहला टॉपिक जो है मैंने आपसे कहा है जनरल नॉलेज फॉर्म की है और उसमें क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म के पूछे जाते हैं, वो तो मैं आपको बाद में बात करूंगा। इतने कंटेंट आपको कवर करने। आपकी जो रीडिंग लिस्ट है वो बुक आपकी है हैमंड, ऑथर का नेम मैंने लिख दिया। ये इसी से आपकी सेमेस्टर 1 में भी रीडिंग लिस्ट होगी, सेमेस्टर 2 में भी होगी। ठीक है, क्लियर? कौन कौन सा चैप्टर करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसमें जो करना है आपको, ऑल्दो इस बार की रीडिंग लिस्ट अभी आई नहीं है आपकी। ठीक है, मैंने साइट पे चेक किया था अभी जो है जस्ट, लेकिन जो रीडिंग लिस्ट है उसमें वो ज्यादा चेंजेस नहीं आ रही क्योंकि पिछले साल से वो कैरी ऑन है। चैप्टर नंबर 1 to 9 करना है, आप लिख लीजिए चैप्टर नंबर 1 to 9 एंड चैप्टर नंबर 12 to 14। अब रही बात एक्सक्लूड क्या क्या करना है। एक्सक्लूड लिख लीजिए 13.3, 14.4 एंड 14.5, 14.6, ये आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? सारी चीजें इसमें क्लियरली लिखी हुई है। चैप्टर नंबर 1 to 9 मेरे हिसाब से ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन तक कवर कर लेगा। 12 to 14 में आपकी यूनिट नंबर 4 होगी। ठीक है, रादर से लीनियर अलजेब्रा, और जो एक्सक्लूड करना है वो लीनियर अलजेब्रा में ज्यादा क्लियरली लिखा हुआ है। 13.3, 14.4, 14.5 एंड 14.6। ठीक है, इस बुक में से ये चीजें आपको नहीं करनी। क्लियर? सारी बातें समझा दी मैंने आपको। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, एक बात और मैं आपसे कहूंगा जिसपे कि आपको ज्यादा ध्यान देना है। अभी तो फिलॉसफी ऑफ द कोर्स, क्योंकि कोविड का टाइम था तो ज्यादा ये इनलार्ज करके चीजें नहीं कर रहे हैं, सीधी सीधी बातें कह रहे हैं। इन जनरल आपकी फिलॉसफी ऑफ द कोर्स भी लिखी हुई होगी। ठीक है, जो वो इन जनरल लिख के देते हैं। तो मैं आपको फिलॉसफी ऑफ द कोर्स में एक दो बातें मैं आपसे क्लियरली कहना चाहूंगा। ठीक है, जिसको सिर्फ आप रीड कर लीजिए, जिससे आपको कभी ये नहीं लगे कि किसी तरह का ही है। ये देखिए, अभी 1-2 सालों से तो प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जनरली आएगी आपको लिखी हुई फिलॉसफी ऑफ द कोर्स। ठीक है, क्लियर? जिसमें रफली 1 से लेकर ये 9 पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, क्लियर? जिसमें से मैं आपसे चाहूंगा कि 1-2 पॉइंट्स आप क्लियरली पढ़ लो। जैसे 4th नंबर एक बार आप रीड कर लो,
पढ़ लिया आपने? एक और पढ़ लो आप जो आपके काम की, दैट इज 5th नंबर। पढ़ लिया आपने? मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि बुक से क्वेश्चन इन जनरल नहीं है पॉसिबिलिटी, ठीक है? क्लियर? बुक आपकी नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ठीक है? मतलब बुक आपको पढ़ना है क्योंकि वही आपकी रीडिंग है, लेकिन आप कतई ये नहीं सोचें कि उसी से क्वेश्चन आएगा, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरे हिसाब से नहीं आएगा जो जनरल ट्रेंड लाइन है, ठीक है? क्लियर? लेकिन हाँ, उसी के आसपास का क्वेश्चन होगा जो कि उनको क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि एज इट इज नहीं पूछे, जिससे कि बच्चा उसे क्रैम कर रखा हो और उसे सीधा प्रोड्यूस कर दे, ठीक है? क्लियर? और वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो चीज आपसे पूछी जाएगी वो उसमें आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है? तो आप रादर कंसेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग द क्वेश्चंस, कि आप क्वेश्चन क्रैम कर रहे हो और उसको ये कर रहे हो, ठीक है? तो सारी बातें मैंने आपको समझा दी कि रफली क्या। रीडिंग लिस्ट आपकी इस तरह की होगी, यानी कि जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूं कौन से ईयर की है, देख लीजिएगा। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, ये दिसंबर 2020 की है। मैंने कहा अभी नहीं आई है आपकी, ठीक है? तो नहीं आई है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये मान के चलो दिसंबर 2020 की है। जो फैकल्टीज इसके अंदर होते हैं वो आप देख लीजिए, उनका नेम होता है। आपके कॉलेज का है तो आप देख लो कि आपके कॉलेज का है या नहीं है। कोई है? नहीं। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, मतलब मीटिंग में गए होंगे तो उनका नेम होगा, नहीं गए होंगे तो नहीं होगा, ठीक है? इधर भी है नेम, सॉरी फॉर दैट। देख लिया आपने? ये सिलेबस रीडिंग एंड जो भी वेट्स है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? उन्होंने कहा है कि जो अगस्त 14 2019 के अंदर जो ये था जिसमें जो वेटेज दी गई थी चैप्टर की, वो एज इट इज कैरी ऑन रहेगी। तो मैंने आपको बता ही दिया, यूनिट नंबर 1 में 10% वेटेज है, यूनिट नंबर 2 की आपकी कितनी 45%, यूनिट नंबर 3 की 20% एंड लास्ट वन 25%, ठीक है? चैप्टर मैंने आपको बता दिया 1 to 9 करना है एंड सो ऑन, सारी बातें हो गई, ठीक है? वो सारी बातें उन्होंने इस फॉर्म में कर दी आपकी। चलिए यहां तक तो आपकी बातें सारी मैंने आपको समझा दी, ठीक है? आपको जो मैं प्रोवाइड करूंगा, एक बुकलेट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? बुकलेट के फॉर्म में बेसिकली आपकी पीडीएफ होगी, ठीक है? पीडीएफ में जो चीजें होंगी वो सारी चीजें क्वेश्चंस के फॉर्म में होगी। एक उसका एक फॉर्मेट मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस तरह की चीजें होंगी, इसके अंदर सारे कंटेंट होंगे जो आपको करने हैं, ठीक है? क्लियर? तो वो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में करने होंगे और बाकी आपकी मर्जी है कि आप रीडिंग लिस्ट करो या नहीं करो, ठीक है? क्योंकि रीडिंग लिस्ट के सारे क्वेश्चंस तो हमने इसमें इंक्लूड कर ही लिए, ठीक है? तो आपको रफली इस तरह की बातों का ध्यान रखना है। अब चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 1 से, और यूनिट नंबर 1 में नो डाउट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शंस, क्योंकि कैलकुलस का बेस ही फंक्शंस एंड लिमिट्स होते हैं। तो फंक्शंस एंड लिमिट्स मेन है, तो हमारी स्टार्टिंग फंक्शन से होगी, ठीक है? तो हेडिंग पुट कीजिए फंक्शंस, पुट द हेडिंग, पुट द हेडिंग फंक्शंस। राइट डाउन डेफिनेशन। लिखिए लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लिखा आपने, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है?
नेक्स्ट टाइम में लिखिए एफ ए टू बी, इसे हम रीड करते हैं एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. समटाइम्स वी कॉल इट एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, and sometimes we call it f is a correspondence from a to b. क्या क्या रीड करते हैं? f is a mapping from a to b, ठीक है, f is a function from a to b, f is a correspondence from a to b. लिखिए f, each element of a must be associated with unique element of B. यूनिक वर्ड को अनलाइन कर लिए और ईच वर्ड को भी अनलाइन किए. देखिए इफ ईच ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी. ठीक है, मतलब पहले इसका मीनिंग समझ लो. ए के ईच एलिमेंट का एसोसिएशन बी के वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ होना चाहिए. यूनिक मीन्स वन एंड ओनली वन. ए के ईच एलिमेंट का एसोसिएशन बी के वन एंड ओनली वन एलिमेंट के साथ होना चाहिए. देखिए फॉर एग्जाम्पल, सेट ए में लिखो 1 2 3 4, सेट बी में लिखो 5 6 7 8. ठीक है, मैंने 1 की एसोसिएशन 5 के साथ कर दिए. ठीक है, 2 की एसोसिएशन 7 के साथ कर दिए, 3 की एसोसिएशन 6 के साथ कर दिए, 4 की एसोसिएशन 7 के साथ कर दिए. अब बताओ इज इट अ फंक्शन? पहले तो ये देखो, ए का ईच एलिमेंट क्या बी के साथ अटैच्ड है? ए का ईच एलिमेंट क्या बी के साथ अटैच्ड है? तो पहले तो ये चेक किया जाता है. इसका मतलब ईच का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है. अब रही बात यूनिकनेस सेटिस्फाइड है या नहीं, तो मुझे बताओ 1 की एसोसिएशन किसके साथ है? ओनली 5. ठीक है, ओनली 5 दैट इज यूनिक. 2 की एसोसिएशन किसके साथ है? ओनली 7 दैट इज यूनिक. 3 की एसोसिएशन किसके साथ है? ओनली 6 दैट इज यूनिक. 4 की एसोसिएशन किसके साथ है? ओनली 7 दैट इज यूनिक. तो इसका ईच भी सेटिस्फाइड है और यूनिक भी सेटिस्फाइड है. ठीक है, इज इट अ फंक्शन? ऑफ कोर्स इट इज अ फंक्शन, क्योंकि क्राइटेरिया तो यही है कि ए के ईच एलिमेंट का एसोसिएशन बी के यूनिक एलिमेंट के साथ होना चाहिए. तो यूनिकनेस भी सेटिस्फाई हो रही है और ईच तो सेटिस्फाइड थी. ठीक है, सो राइट डाउन फंक्शन. ये आपकी फंक्शन हुई. ठीक है यहां तक. अब इसे हम कहते हैं फंक्शन का डोमेन. इसे कहते हैं कोडोमेन. और ये जो एलिमेंट्स है जिसकी अटैचमेंट है ए के मेंबर के साथ, ये आपकी है रेंज. क्लियर? ठीक है, क्योंकि 8 की एसोसिएशन किसी के साथ नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा. 2 बातें हमेशा याद रखो, लिखो नोट. रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा. किसका सबसेट? कोडोमेन का. या तो रेंज कोडोमेन के इक्वल होगा या रेंज कोडोमेन के अंदर कंटेन्ड होगा. इसी को कहते हैं सबसेट, और ये सबसेट का साइन है. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, यदि एफ ए टू बी है फंक्शन, तो ए तो ऑब्वियसली डोमेन है, कोई डाउट नहीं, ए तो होगा ही डोमेन. बी क्या होगा? कोडोमेन. ध्यान रखिएगा, ये कोडोमेन है, रेंज नहीं है. बी के लिए वर्ड दुश्मन. अधिकतर लोग समझते हैं बी रेंज है. बी रेंज नहीं होता है, बी आपका कोडोमेन. ये क्लियर? नेक्स्ट, एक और एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं. लिखो एग्जांपल नंबर 2.
सेट ए में है सपोज 1 2 3 4 और सेट बी में 5 6 7 8। मैंने 1 के क्वेश्चन 6 के साथ कर दिए, 2 के 5 के साथ कर दिया, 3 की 6 के साथ कर दिया, 3 की 7 के साथ कर दिया, 4 की 8 के साथ कर दिया। अब मुझे बताओ इज इट अ फंक्शन? फंक्शन नहीं है। क्यों? पहले तो देखो ए का ईच मेंबर क्या बी के साथ अटैचमेंट रखता है? इसका मतलब ईच का क्राइटेरिया तो सेटिस्फाइड है। अब रही बात यूनिकनेस है या नहीं, तो मुझे बताओ 1 की अटैचमेंट किसके साथ है? ओनली 6, यहां यूनिकनेस है। 2 की अटैचमेंट किसके साथ है? ओनली 5, यहां भी यूनिकनेस है। लेकिन 3 की अटैचमेंट किसके साथ है? 6 एंड 7, यहां यूनिकनेस नहीं है। तो जैसे ही यूनिकनेस का क्राइटेरिया कहीं भी फेल कर जाए ऑब्वियसली फंक्शन नहीं होगा। तो लिखिए नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन। क्लियर? अब एक रिमार्क पुट करो। रिमार्क में लिखो ग्राफिकली। लिखो ग्राफिकली। लिखा? मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। राइट डाउन स्टेटमेंट। लिखे इफ अ लाइन ड्रॉन parallel to y-axis, if a line drawn parallel to y-axis cuts the graph, लिखा आपने cuts the graph? हाँ, cuts the graph at one point। कुछ लोग एट 1 पॉइंट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं एट मोस्ट 1 पॉइंट। ठीक है, तो उन दोनों लैंग्वेज में अब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, लिखिए देन द गिवन ग्राफ, लिखिए देन द गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन, देन द गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन। क्या लिखा आपने स्टेटमेंट? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू y एक्सिस कट्स द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट। ठीक है, एट मोस्ट 1 पॉइंट कहें या एट 1 पॉइंट, एक ही बात है, ज्यादा उसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज। लिखिए देन द गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन। ठीक है, किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है? y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी। अब आइए एक एक करके लिखिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हो आप, सीधा ले लो 1। लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे बताओ किसका इक्वेशन है? सर्कल का इक्वेशन। सेंटर क्या है? 0 0। रेडियस क्या है? 1। ड्रॉ कर लो, सर्कल एक ड्रॉ कर लो। उसमें मैंने एक ऐसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपके लिए क्रिएट कर दी। ठीक है, बहुत बड़ा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, छोटा छोटा ड्रॉ करो। क्लियर? अब मुझे बताओ किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है? तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। मैंने ड्रॉ कर दिया आपके y एक्सिस के पैरेलल लाइन। कितनी जगह कट हुई? 2। तो मुझे देखिए 2 जगह कट है। कट कितनी जगह होनी चाहिए थी? 1, या तो एक जगह या ज्यादा से ज्यादा एक जगह। ठीक है, क्लियर? और यहां कट कितनी जगह? 2 जगह। इज इट अ फंक्शन? लिखिए नॉट अ फंक्शन। लिखिए नॉट अ फंक्शन। ठीक है, लिखिए सेकेंड वन। लिखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। वाई पे स्क्वायर है तो सिमेट्री किस पे होगी? पहले ये बताइए इक्वेशन किसकी है? पैराबोला। y पे स्क्वायर होने पे सिमेट्री किस पे होती है? x एक्सिस पे। और x एक्सिस पे स्क्वायर होने पे सिमेट्री क्या होती है? x पे स्क्वायर होता है, सिमेट्री किस पे होती है? y एक्सिस पे।
तो ये यानी कि y पे स्क्वायर होने के बाद सिमेट्री एक्स एक्सिस पे होगी। तो आप पैराबोला बनाओ, बनाने आपको आता ही होगा। एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल हुई, ठीक है, ढंग से थोड़ा बनाना। किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है? y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। कितनी जगह कट है? 2। ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस y एक्सिस ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये हमने अपने कंफर्ट के लिए बना रखा है। ग्राफ सिर्फ यही है, ठीक है। लाइन ड्रॉ हुई, कितनी जगह कट है? 2 जगह कट। अब रही बात इज इट अ फंक्शन? ऑब्वियसली नॉट अ फंक्शन, लेकिन नॉट अ फंक्शन। कोई डाउट यहां तक? अब यहां कंसंट्रेट करो। कोई मुझसे ये पूछता है कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हो आप, तो उसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूं आपको क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ये वैल्यू है 1, तो आप x की जगह 1 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 2 नहीं, प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1, 2 हुई, और ये क्या हुई? 1, -2 हुई। 1 की अटैचमेंट 2 के साथ भी हुई, और 1 की अटैचमेंट -2 के साथ भी हुई। इज इट यूनिक अटैचमेंट? इज इट यूनिक? यूनिक नहीं है। 1 2 के साथ भी अटैच्ड है, -2 के साथ भी अटैच्ड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनिक होगा तो फंक्शन होगा, और यूनिक नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो आप, इसलिए मैं कहता हूं कि कट जो होनी चाहिए वो सिर्फ एक जगह होनी चाहिए। यदि एक जगह कट होगी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे, तो अटैचमेंट क्या होगी? ऑब्वियसली यूनिक, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन x सिर्फ एक y की वैल्यू होगी। तो सिर्फ एक y की वैल्यू हुई तो ऑब्वियसली फंक्शन होगा। एक से ज्यादा यदि y की वैल्यू हुई फॉर अ गिवन x, तो फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन का डेफिनेशन कहता है, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यहां वो एलिमेंट कौन है? 1, और उसकी अटैचमेंट कितने मेंबर्स के साथ हो रही है? 2 मेंबर्स के साथ हो रही है। इज इट यूनिक अटैचमेंट? यूनिक अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए हम ये चेक करते हैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके कि कितनी जगह कट हो रही है। यदि कट एक से ज्यादा जगहों पे हो रही है, ठीक है, तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्लियर? बात समझ आ रही है? अब जैसे कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं यहां पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूं, तो y एक्सिस के ऊपर कितनी जगह कट है? सिर्फ एक जगह पे, सिर्फ ऑरिजिन पे टच करेगा वो। कंफर्म? तो भी ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन 100% सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? यदि 100% सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑब्वियसली वो फंक्शन नहीं। क्लियर? नेक्स्ट सॉल्व। लिखो थर्ड वन। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ग्राफ ड्रॉ करने आता है? ड्रॉ कर दो। मॉडुलस ऑफ x ड्रॉ हो गया आपका, ठीक है। फिर से वही बात, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। कितनी जगह कट? y एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी जगह कट? सिर्फ एक जगह, ठीक है। इज इट अ फंक्शन? ऑब्वियसली अ फंक्शन। लिखिए फंक्शन। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। किसका इक्वेशन? एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली पैराबोला, ठीक है। लेकिन अब x के ऊपर स्क्वायर है, तो सिमेट्री किस पे होगी? y एक्सिस पे होगी। ड्रॉ करो पैराबोला। ड्रॉ हो गया। ड्रॉ करो y एक्सिस के पैरेलल लाइन। कितनी जगह कट? 1। इज इट अ फंक्शन? लिखो फंक्शन। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
ठीक है। एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करो, ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ, वैल्यूज डाल के भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो भी ग्राफ मैं अभी बता रहा हूं सारे एलिमेंट्री ग्राफ्स, इनकी नॉलेज आपकी पहले से भी होनी चाहिए, ठीक है। वाई एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करो, कितने जगह कट, 1। इज इट अ फंक्शन? ये ध्यान रखिएगा, एक ही है, ये पार्ट है और ये दूसरा पार्ट, इसके अलावा कोई पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, एकदम स्ट्रेट, घुमाना नहीं कहीं भी, ठीक है। इज इट अ फंक्शन? लिखिए फंक्शन, लिखिए 6th वन, y इज इक्वल टू ex, e रेस्ट टू बाय x, ग्राफ ex का पता है आपको, ये आपकी ex का ग्राफ, ठीक है। e की वैल्यू मालूम है आपको क्या होती है? 2.71 एंड सो ऑन, इतना याद रखो, बहुत है, ठीक है। मैंने साइड में लिख दिया एक रफ आइडिया। ex ड्रॉ हो गया, अगेन y एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करो, कितनी जगह कट, 1। इज इट अ फंक्शन? नेक्स्ट 7th वन, y इज इक्वल टू log x टू द बेस e, या कुछ लोग इसे कहते हैं ln x, ठीक है। क्लियर? log x का ग्राफ ड्रॉ करो, ड्रॉ करने आता है? ये सारे ग्राफ आपको पहले से ही मालूम होने चाहिए थे, मोस्ट एलिमेंट्री ग्राफ्स, ये log x का ग्राफ है, ठीक है। y एक्सिस से पहले लाइन ड्रॉ करो, कितनी जगह कट, 1 पॉइंट पे, ठीक है। इज इट अ फंक्शन? 8th वन, लिखो मॉड y इज इक्वल टू x, ठीक है। मॉड y इज कैसे ड्रॉ करोगे? मैं यहां आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, एक बार x की वैल्यू 0 ले लेना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली 0। और x की वैल्यू यदि 1 लोगे तो y की वैल्यू क्या होगी? मॉड y इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक तो आपने बताया 0 0, और एक बताया 1,1, और दूसरा क्या बताया? 1,-1। तो ऑब्वियसली एक लाइन तो तुम्हारी इधर जाएगी और एक लाइन इधर आएगी। कंफर्म? ग्राफ क्लियर है? आप इसको डार्क कर लो, रिपीट करूं या समझ में आ गई? एक तो हो गया 0 0 जो मैंने कहा था वैल्यू लेने के बाद, एक क्या 1 1, और दूसरा 1-1। इज इट अ फंक्शन? और ऐसे भी समझ जाओ फंक्शन नहीं है, रीजन इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज आई, कौन कौन? एक 1, दूसरा -1। तो यदि मैं इसी पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं तो कट 2 पॉइंट्स पे होगी, नॉट अ फंक्शन। ठीक है? क्लियर? अब लिखो 9th वन, y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? ऑब्वियसली यदि आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये किसका इक्वेशन आएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किसका इक्वेशन है? सर्कल का। लेकिन ध्यान रखो ये पूरा कंप्लीट सर्कल इसमें नहीं बनेगा आपका,
क्योंकि स्क्वायर रूट से निकला हुआ नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे √4 क्या देगा, 2, नॉट प्लस माइनस 2, बी क्लियर। √4 इज 2, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी उसमें y हमेशा पॉजिटिव होगा। आपको मालूम है y कब पॉजिटिव होता है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, और नेगेटिव कब होता है, y नो एक्स एक्सिस के नीचे हो। तो यहां से निकली हुई y क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब ग्राफ आपकी ये होगी, सर्कल जो होगी लेकिन हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है, क्लियर। ये पार्ट सर्कल का नहीं ड्रॉ करना, नीचे वाला। अब बताओ इज इट अ फंक्शन, ये आपके फंक्शन है। ठीक है, इसी में मैं अटैच कर देता हूं y इज इक्वल टू -1 - x²। अब बताओ y पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब अब जो ग्राफ ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। ड्रॉ करो लाइन y एक्सिस के पैरेलल, कितनी जगह कट, एक जगह पे। इज इट अ फंक्शन, फंक्शन है। लेकिन यदि आपसे कहे y इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 - x², इज इट अ फंक्शन, नहीं। क्यों, अब सर्कल का दोनों पार्ट ड्रॉ होगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैंने आपसे कहा था कि एक बात ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर से निकली हुई वैल्यू हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है। क्या होती है, नॉन नेगेटिव। जैसे √4 इज 2, नॉट प्लस माइनस 2। √0 0 ऑब्वियसली, √9 3, क्लियर, नॉट प्लस माइनस 3। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखोगे, इतनी बातें मैं आपसे कहूंगा। अब आइए, एक दो क्वेश्चन लैंग्वेज का भी होता है, ठीक है। मैं आपको बुकलेट में से दिखाता हूं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, जिससे कि आपको समझ में आए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ आपको हैमंड में भी मिल जाएंगे। हैमंड मतलब आपकी रीडिंग लिस्ट। जैसे ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखा रहा हूं, देखो, एक मिनट। क्लियर है, क्या लिखा है, आप इसे कॉपी भी करो। Is the rule that assigns to each of the 50 students in a class her marks out of a maximum of 100 marks, a function आगे लिखो एफ एस इज द फंक्शन 1 1, ठीक है। तो 1 1 की बात तो अभी नहीं करूंगा मैं आपसे, क्योंकि रीजन मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ठीक है। अभी 1 1 जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे पूछ ही लूंगा। तो पहले ये बताओ सोच के कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50। इज द रूल दैट असाइंस टू ईच ऑफ द 50 स्टूडेंट्स,
ठीक है, इन अ क्लास हर मार्क्स आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स ऑफ फंक्शन। तो मुझे बताओ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, ईच स्टूडेंट को मार्क्स मिला होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो फंक्शन जब भी इस तरह का लैंग्वेज हो तो आप अपने फंक्शन के डेफिनेशन को रिकॉल करो। क्या है डेफिनेशन? ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मुझे बताइए क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 50। यदि एग्जाम सबने दिया होगा नो डाउट, तो हर एक को मार्क्स मिला होगा, तो इसका तो ईच का क्राइटेरिया तो सेटिस्फाइड है। अब ये सोचो कि क्या यूनिक का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है? यूनिक का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है? तो ऑब्वियसली यूनिक का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है। आपके पास ठीक है 3-4 तरह के मार्कशीट नहीं होते, क्या होते हैं? नहीं होते। आप ये सोच लो कि आप होते या नहीं होते, कि जो मार्कशीट निकाले वो मार्कशीट निकाल के दिखा दी आपको। ठीक है भाई, आपको जो मैथ्स में या जिस सब्जेक्ट में जो भी मिला होगा CBSE के थ्रू, वो सिर्फ 1 मार्क्स होगा, हाँ ही नहीं, तो इसका मतलब यूनिकनेस भी सेटिस्फाइड है। तो एक तो मार्क्स मिला, हर एक स्टूडेंट को मिला, तो ईच सेटिस्फाइड है। अब रही बात जो मार्क्स मिला हर सब्जेक्ट में, वो क्या था? यूनिक था या यूनिक नहीं था? ऑब्वियसली यूनिक था, क्योंकि मैथ्स में सपोज 90 आया आपका, तो फिर 90 ही है, 90 छोड़कर कुछ और नहीं हो सकती। यदि 90 छोड़कर कुछ और भी हो रही है तो फिर यूनिकनेस नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो जो भी मार्क्स एलोकेट किए गए होंगे वो क्या होंगे? सिर्फ एक और एक ही होगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर। इसका मतलब यूनिकनेस का भी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब बताओ इज इट अ फंक्शन? लिखो आंसर में, लिखो यस इट इज अ फंक्शन। लिखिए सिंस ईच इन स्टूडेंट इन अ क्लास, लिखिए सिंस ईच स्टूडेंट इन अ क्लास will get unique marks, दो वर्ड अंडरलाइन कर लो, एक तो ईच, दूसरा यूनिक। तो उससे वो ये समझ जाएगा कि आपने फंक्शन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, ये क्राइटेरिया जब भी सेटिस्फाई होगी तो ऑब्वियसली फंक्शन होगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, लेकिन यदि वो फ्रेम भी हो तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करना क्या है? सिर्फ अपने दिमाग में सोचना कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, और सोचने के बाद उस पर फिट करना। ठीक है, और जैसे ही वो फिट हो जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली लिख देना फंक्शन, और नहीं फिट हो रहा हो तो नॉट अ फंक्शन। समझ में आ गई बात? क्लियर? ये मेन लाइन आपको पकड़नी है। और ऐसे बहुत सारे आप देखोगे जब पेपर्स पास्ट ईयर के, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक फंक्शन की थोड़ी जनरल नॉलेज बताई। ठीक है, थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। लिखो इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शंस, हेडिंग पुट करो, इवन एंड ऑड फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले उसमें बात करेंगे इवन फंक्शन की, जिसकी नॉलेज आपकी थोड़ी होगी भी। लिखो फंक्शन एफ एक्स लिखो फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू इवन। लिखो इज सेट टू बी इवन इफ f of minus x is equal to fx, f of minus x is equal to fx। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना। क्लियर? जैसे लिखो फॉर एग्जांपल, मुझे चेक करना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं पहले, ठीक है, फिर थोड़ा टेढ़े में जाएंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ कि इवन चेक करने के लिए हम क्या करें, एफ ऑफ माइनस एक्स रख दे, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट इज एफ एक्स। इज इट इवन? क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ गया, इज इट इवन? लिखो देयरफॉर एफ इज इवन। लिख लिया आपने? अब तुम्हें प्रॉब्लम क्या होगी, मेरी बात सुनो जरा। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें यदि आप माइनस एक्स पुट करोगे तो वहां से कुछ बाहर आएगा ही नहीं। जैसे लॉग ऑफ माइनस एक्स टाइप का यदि कोई फंक्शन बन गया तो माइनस एक्स पे उसकी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो आप ट्रैपिंग में फंस जाओगे। फिर ये डेफिनेशन जो सिंपल लिखा हुआ है वो आपके काम नहीं आएगा। तो उस केस में आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना। देखो ये है ना, इसको इधर कर दो तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको उधर कर दो, ठीक है, तो इधर 0 हो जाएगी, उधर वो ये हो जाएगी। कहा जाता है ये जो तरीका है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, यदि 0 दे तो ये इवन फंक्शन होती है, ठीक है, लिखो देन एफ इज इवन। ये ज्यादा बेटर वे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, लिखो देन एफ इज इवन। मैं इस तरीके को ज्यादा बेटर मानता हूं, ठीक है, क्लियर? आपको ये मालूम होना चाहिए। लिखो सेकंड वन, even functions are symmetrical। लिखो सेकंड वन, रिमार्क नंबर 2, लिखो even functions are symmetrical about y axis, symmetrical about y axis। ये भी एक तरीका ग्राफिकली चेक करने का है कि जो फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस हो वो पक्का इवन होगा। लिखो फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हो या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हो, एक ही बात। एक्स पे स्क्वायर है, सिमेट्रिक किस पे होगी, ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे होगी, ऑब्वियस वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है ही, ये कंफर्म ही है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन। आई बस में जो भी फंक्शन इवन हो वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगी, ठीक है, या सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगी तो इवन होगी। दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ग्राफ बनाने आता है, बना लो। मुझे बताओ क्या ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, ऑब्वियसली इवन है। ठीक है, कई बार हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन सीधा इवन ऑड नहीं करे, आपसे कहे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो क्या पूछ रहा है, इवन फंक्शन पूछ रहा है। ये ध्यान रखिएगा, यहां सीधा इवन ऑड नहीं करवाएगा आपसे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उनका डिफरेंट है थोड़ा सा। तो यदि उनको पूछना भी होगा इवन फंक्शन से तो आपसे ही पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ऑब्वियसली इवन फंक्शन पूछा यार आपसे। तो इवन फंक्शंस के मैंने तीन तरीके बता दिए। एक तरीका जो सिंपल है कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए। दूसरा जो मैंने कहा कि ज्यादा बेटर होगा कि ऐसे देखो, ठीक है, और तीसरा ग्राफिकल भी बता दिया। आप इन तीन तरीके में से जो भी तरीका आपको सूट करे उससे जवाब दे सकते हो, ठीक है, क्लियर। लेकिन मैं इस पे कहूंगा कि इस पे ध्यान रखना, ये आपके काम की चीज। तो इवन के बारे में नॉलेज आपकी हो गई। अब आइए, हाँ, राइट ऑन सेकंड वन, ऑड फंक्शन।
लिखा आपने, पुट किया, लिखो स्टेटमेंट, लिखो अ फंक्शन एफ एक्स, अ फंक्शन एफ एक्स is said to be odd, a function f(x) is said to be odd. ठीक है, लिखो f of minus x is equal to minus fx. A function fx is said to be odd. लिखो f of minus x is equal to fx. Sorry, f of minus x is equal to minus fx. लिखो for example fx is equal to x cube, fx is equal to लिखो x cube. हमें ये चेक करना है कि ये ऑड है इवन है. ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, x की जगह माइनस एक्स रख दो, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स होल क्यूब, दैट इज माइनस एक्स क्यूब, ये ऑब्वियसली माइनस एफ एक्स हो जाएगा. ठीक है, लिखे देयरफॉर f इज ऑड, क्योंकि रीजन f ऑफ माइनस एक्स आपका क्या है, माइनस एफ एक्स है. तो f ऑफ माइनस एक्स जब भी माइनस एफ एक्स आएगा तो आपकी फंक्शन क्या होगी, ऑड. ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहां तक आपने लिख लिया, देयरफॉर f इज ऑड. यहां तक कोई प्रॉब्लम. अब आइए जरा रिमार्क फॉर्म में लिखिए रिमार्क नंबर 1. बेटर ये होगा कि जिसे मैंने आपसे कहा था कि लॉग वाला जैसे फंक्शन होता है, तो लॉग वाले फंक्शन के अंदर आप माइनस एक्स पुट करोगे तो फिर माइनस आपका आउटसाइड आएगा ही नहीं. ठीक है, तो बेटर ये हुआ कि आप इन दोनों फंक्शन को ऐड कर लो, मतलब इसको इधर कर दो. ठीक है, क्लियर. तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. लिखो देन f इज ऑड, लिखे देन f इज ऑड. ठीक है, ये बेटर तरीका होगा हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन करते समय. f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 यदि आ रहा है आपका तो फंक्शन ऑड होगा. ठीक है, लिखिए रिमार्क नंबर 2, लिखिए ऑड फंक्शंस, odd functions are symmetrical about, लिखिए odd functions are symmetrical about, लिखिए symmetrical about क्या होगा, symmetrical about origin, लिखिए symmetrical about origin. लिखा आपने, ध्यान रखिए symmetrical about x axis नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस कहोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ होगा वैसे ही एक्सिस के नीचे होगा, और ऐसा जब भी हुआ एक्सिस के ऊपर नीचे ग्राफ सेम, तो यदि आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली ग्राफ दो जगह इंटरसेक्ट कर जाएगी, और ग्राफ जब भी दो जगह इंटरसेक्ट कर गई तो ऑब्वियसली फंक्शन ही नहीं होगा. तो ये नहीं कि वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा. ठीक है, ये सिमेट्रिकल अबाउट आपकी क्या है, ऑरिजिन है. ठीक है, लिखिए दैट इज सिमेट्रिक इन, लिखिए दैट इज सिमेट्रिक इन अपोजिट, लिखिए दैट इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, लिखिए दैट इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स. लिखा आपने, सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट आप जानते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो यदि जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही ग्राफ आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, जैसा ग्राफ आपके सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही ग्राफ आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. ठीक है, क्लियर बात. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. एक्स क्यूब का ग्राफ आपको बनाने आ ही गया, ये ग्राफ है एक्स क्यूब का. आपको मालूम है यहां जो पॉइंट होगा वो 1,1 होगा, तो यहां क्या होगा, -1, -1 होगा. यहां आपकी हो गई 2, 8, तो यहां क्या होगी, -2, -8. मतलब जैसा ग्राफ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा
वैसा ही ग्राफ आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, क्लियर? मतलब जैसा फर्स्ट में दिखेगा वैसा ही थर्ड में। और वैसे ही सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन का क्या मतलब? ऑरिजिन से 1 1 का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ऑरिजिन से -1 का होगा। ठीक है, ऑरिजिन से 2 8 का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ऑरिजिन से -2 -8 का होगा। क्लियर बात? ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट और समटाइम्स कॉल इट सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ठीक है, तो मैंने आपको यहां 3 तरीके बताए। एक सिंपल तरीका कि f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। ठीक है, दूसरा उन दोनों का एडिशन, तीसरा ग्राफिकल। ठीक है, क्लियर? जिसमें मैं आपसे कहूंगा कि आपकी कंसंट्रेशन हमेशा इस मेथड पे होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको लिख लीजिए। देखिए फर्स्ट वन, f(x) इज इक्वल टू log x x² प्लस 1। दूसरा f(x) इज इक्वल टू log 2 minus x 2 plus x। थर्ड वन, f(x) इज इक्वल टू ax plus 1 ax minus 1। फोर्थ वन, f(x) is equal to ax minus 1 ax plus 1। and fifth one, f(x) is equal to sin x plus cos x। ये 5 मैंने आपके लिए पुटअप किया। ठीक है, जिसमें लास्ट वन का कोई मीनिंग नहीं है, ये मैंने ऐसे ही पुटअप कर दिया आपके लिए। साइन कॉस का इन जनरल आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब यहां कंसिडरेट किए भाई, आपको जो फंक्शन दिया गया है 2 क्वेश्चन तो लॉग में है और बाकी 2 ऐसे हैं। इसमें मैं आपके लिए फर्स्ट और थर्ड कर देता हूं। फर्स्ट करूंगा, सेकंड आपसे हो ही जाएगा। ठीक है, और थर्ड कर दूंगा तो फोर्थ भी हो जाएगा। फिफ्थ की तो कोई बात ही नहीं, वो सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? तो आइए जरा फर्स्ट क्वेश्चन की बात मैं आपसे करूं। फर्स्ट, f(x) इज इक्वल टू क्या है? log x प्लस √x² प्लस 1। यह है क्वेश्चन आपका। अब मैं आपसे कहूंगा, आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, कि हमारे पास 3 मेथड है। पहले तो f ऑफ -x निकाल लीजिए। क्या होगा? log -x प्लस -x का होल स्क्वायर प्लस 1। आप इसे कह सकते हैं log -x प्लस x² प्लस 1। एक ही बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम? हाँ, यहाँ आई। पहले तो ये देखिए कि दोनों जो आपके पास हैं, ग्राफ तो आप ड्रॉ कर नहीं सकते। मैंने आपको 3 मेथड बताया था, एक तो ग्राफिकल, एक f ऑफ -x इज इक्वल टू जो भी है -fx या fx। ठीक है, और तीसरा एडिशन वाला एक तरीका था। तो ये यानी कि माइनस तो आप इसमें से आउटसाइड नहीं ले सकते हो, क्योंकि लॉग की ऐसी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ग्राफ आप ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल तो कोई ग्राफ है नहीं जिसको कि आप ड्रॉ कर लें। तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, या तो आप इन दोनों को ऐड कर लिए या इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, तो यदि मैं पहले ऐड करके देखते हैं क्या पोजीशन होती है इन दोनों को। ठीक है, ऐड की, क्या आएगा? f ऑफ x प्लस f ऑफ -x। आपको मालूम है log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n होता है। क्या होता है? log m इंटू n। ठीक है, तो हो जाएगा log m इंटू n। m मतलब x प्लस √x² प्लस 1। दूसरा क्या होगा? -x प्लस √x² प्लस 1 log। ठीक है, m इंटू n मैंने आपके लिए लिख दिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब यहां लगा दिए फॉर्मूला।
लॉग ए प्लस बी, ये आपकी ए प्लस बी है और ये आपकी ए माइनस बी है, मतलब ये आपकी ए और ये बी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका कैंसिल आउट लॉग वन। लॉग वन क्या होता है? ऑब्वियसली जीरो। तो मुझे बताइए दो फंक्शन को ऐड करने से जीरो आई है, तो फंक्शन इवन है ऑड है? ऑब्वियसली फंक्शन आपकी ऑड है। लिख ली देयरफॉर एफ इज ऑड, ठीक है, कोई दिक्कत? लिख ली देयरफॉर एफ इज ऑड। हाँ, नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन अपॉन ए एक्स माइनस वन। लिखा आपने? हाँ, इसको चेक करो। लिखो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? ए रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वन, ए रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस वन होगा। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देना, ठीक है, जो इवन ऑड का तरीका होता है। अब रही बात एक तरीका तो जो मैंने कहा ऐड या सब्ट्रैक्ट, लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है इसकी। आप क्या ए रेस टू पावर माइनस एक्स को वन अपॉन ए एक्स लिख सकते हो? तो लिख दो वन अपॉन ए एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस वन वन अपॉन ए एक्स माइनस वन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एलसीएम ले लो, वन प्लस ए एक्स अपॉन ए एक्स, नीचे क्या होगा? वन माइनस ए एक्स अपॉन ए एक्स कैंसिल आउट, नेगेटिव साइन बाहर लेना, तो न्यूमरेटर में तो यही रहेगा ए एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में क्या होगा? ठीक है, इज इट माइनस एफ एक्स? माइनस एफ एक्स, कोई डाउट? लिख लो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। लिखो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, क्लियर? तो वैसे भी समझ में आ गया आपको कि ये फंक्शन क्या है? ऑड। लिखो देयरफॉर एफ इज ऑड। एफ इज ऑड, कोई प्रॉब्लम? तो मेरी बात सुन लीजिए ना, फर्स्ट मैंने आपको बता ही दिया, सेम आपका सेकंड हो जाएगा, थर्ड मैंने आपको बता दिया, तो फोर्थ ऐसे ही हो जाएगा। अब आइए जरा, एक और दिया था मैंने आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स। ये क्या आएगा? माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, आप मुझे बताओ इन दोनों को ऐड करोगे क्या जीरो आएगा? नहीं आएगा, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? दोनों को ऐड करोगे जीरो नहीं आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या जीरो आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो इसका मतलब ना ये इवन फंक्शन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, ना ऑड फंक्शन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लिखो देयरफॉर नाइदर इवन नॉर ऑड। देयरफॉर एफ इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब आइए जरा एक दो क्वेश्चन मैं और आपके लिए ले रहा हूं। आपके बुक का ही क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, वो मैं कंसिडर कर रहा हूं। इवन ऑड की नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड कर दी।
ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी किए। फर्स्ट क्वेश्चन, द कर्व एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 is symmetric about the line x is equal to k, find k। ठीक है, चलिए पहले बताइए सिमेट्रिकल अबाउट x is equal to k का क्या मतलब समझते हो आप? सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सेस क्या समझते हो? कि y एक्सेस के राइट साइड का ग्राफ जैसा होगा वैसा ही लेफ्ट साइड का होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सेस मींस सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे y एक्सेस पे x 0 होता है। ठीक है, तो यदि लिखा हुआ होता सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू 0, तो 0 के राइट मतलब x इज इक्वल टू 0 रादर से y एक्सेस के राइट वैसा ही ग्राफ होगा जैसे लेफ्ट साइड होगा। कंफर्म, क्लियर इतनी बातें? तो इसका मतलब f ऑफ 0 प्लस k की वही वैल्यू होगी जो f ऑफ 0 माइनस k की होगी यदि ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है तो। ठीक है, ये बात तो क्लियर ना? अब मुझे बताइए सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू k की क्या वैल्यू होगी? सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू k है तो k के राइट साइड का ग्राफ वैसा ही होगा जैसा लेफ्ट साइड का होगा। इसका मतलब f ऑफ k प्लस x वही वैल्यू देगा जो f ऑफ k माइनस x देगा। समझ में आ गई बात? समझ में आए? क्लियर है? सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस का क्या मतलब? सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 प्लस k वही वैल्यू देगा जो f ऑफ 0 माइनस k देगा। तो इस केस में क्या होगा? f ऑफ k प्लस x वही वैल्यू देगा जो f ऑफ k माइनस x देगा। तो लिखिए सिंस द कर्व is symmetrical about x is equal to k, symmetrical about x is equal to k, लिखिए therefore f of k plus x is equal to f of k minus x। ठीक है, लिखिए दिस इंप्लाइज k प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर है ना, तो लिखो k प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4k प्लस एक्स प्लस 5k माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4k माइनस एक्स प्लस 5 होगा। बाय एक्स स्क्वायर था प्लस 4x था प्लस 5 था, तो एक तरफ k प्लस एक्स रख दो, एक तरफ k माइनस एक्स रख दो, सॉल्व करो फटाफट। पहले 5 और 5 कैंसिल आउट कर देना और सॉल्व करके k की वैल्यू बताओ। a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देना, क्या आई k की वैल्यू? हाँ लिखो k इज इक्वल टू -2। ठीक है, सॉल्व है, k की वैल्यू आई -2। इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट क्या है? x इज इक्वल टू -2। लिखो देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू -2। symmetrical about the line x is equal to -2।
ठीक है। इसी से रिलेटेड जो आपके बुक में क्वेश्चन था उसको चेंज करके ये दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। बुक में क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 21, कॉपी करो। लिखो शो दैट द पैराबोला एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is symmetrical about the line x is equal to minus b by 2a। ये उन्होंने आपको आंसर भी दे दिया है जो पिछले केस में आपने निकाला था। फिर से वही बात कहेंगे, यदि पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x is equal to k है, हम ये सपोज करेंगे सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x is equal to k और सेम प्रोसीजर कर देंगे तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस बी बाई 2 है। तो लिखिए लेट द एड ऑन सॉल्यूशन, लेट द पैराबोला बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू के। लिखो देयरफॉर एफ ऑफ k प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अब लिखो a एक्स स्क्वायर था ना, a k प्लस b k प्लस एक्स, ये ना, प्लस c a k माइनस एक्स b k माइनस एक्स प्लस c। ये था a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c। तो जहां जहां एक्स स्क्वायर था वहां के प्लस एक्स होल स्क्वायर लिख दिया और ये लिख दिया मैंने आपके लिए। कट करो और के की वैल्यू निकालो, ठीक है, सेम प्रोसीजर से, इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा देना, उधर ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा देना। जल्दी करो। क्या आई एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू नहीं, के की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2a। अब चेक कर लो, ये आनी चाहिए k इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, सब बातें समझ में आ गई। इस तरह का क्वेश्चन को चेंज कर करके ये देता रहेगा। एक मेरी तरफ से क्वेश्चन लिखो, ये ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो बेसिकली जनरल नॉलेज का होता है और जनरल नॉलेज में ट्रैपिंग ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें पूछते हैं और जनरली लोगों के फंडामेंटल्स उतने अच्छे होते नहीं। ठीक है, क्लियर, तो ये प्रॉब्लम करता है फर्स्ट टॉपिक के अंदर इन जनरल। जैसे मैं आपको एक फ्रेम करके दे रहा हूं, आप देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लिखिए सो दैट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन will lie above x-axis, will lie above x-axis।
मैंने आपसे कहा कि ये हमारा फंक्शन है, आपको k की वैल्यू बतानी है जिससे कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन किसके ऊपर लाई करे, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करे। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में लोगों को कुछ भी स्ट्राइक नहीं करता कि भाई कैसे होगा ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, यदि आपकी जनरल नॉलेज ठीक है, मतलब आप सब चीजों को ज्योमेट्रिकली समझ रहे हो, तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। और यदि आपने कोई रट रखा है, कोई प्रोसीजर कि हाँ भाई इसमें ये कर देना, उसमें वो कर देना, उसमें वो कर देना, तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको ट्रैप में ले ही आएगा। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्लियर? पहले ये देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? ऑब्वियसली पैराबोला। हाँ या नहीं? तो इसका मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। ये क्लियर? आपने ये सुना ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। क्या क्या? एक होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा रियल एंड इक्वल, और तीसरा इमेजिनरी। यही 3 रूट्स होते हैं, बाकी तो कोई रूट होता नहीं है। ठीक है, तो पहले ये सोचो कि जो रियल एंड डिस्टिंक्ट का क्या मतलब? रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ज्योमेट्रिकली जो होता है वो वैसे नहीं कि अलग अलग होता है। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ये पैराबोला इस एक्स एक्सिस पे 2 बार कट करे, ये हुआ रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऐसा होगा तो ऐसा ग्राफ होगा तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट का माना जाएगा। मतलब इसने एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, एक होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या मतलब ज्योमेट्रिकली? पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, रियल एंड इक्वल, इसका मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? टच। टच करेगा तो आपके रूट्स रियल एंड इक्वल आएंगे, वो दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे, वो जो डिस्टिंक्ट वाला है। ठीक है, और इमेजिनरी होगा तो क्या होगा? या तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा। इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है कि ना तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे ना टच करे। ठीक है, ये वाला केस क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये क्या है? रियल एंड इक्वल है। और ये क्या है? इमेजिनरी। तो मुझे बताइए, जो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विल लाई एबव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मुझे बताइए कौन से केस में? ऑब्वियसली इमेजिनरी रूट्स के केस में। ठीक है, किसके केस में है? इमेजिनरी। ठीक है, तो लिखिए राइट डाउन सॉल्यूशन। लिखिए सॉल्यूशन। लिखिए द ग्राफ विल लाई above x axis, above x axis। लिखिए if roots of the function are imaginary, आगे लिखिए दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन मुझे बताइए इमेजिनरी रूट्स के लिए डी आपने सुना है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? लेस देन 0। क्या होना चाहिए? हाँ, लिखिए दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन कैपिटल डी इज लेस देन 0। ठीक है, क्लियर? कैपिटल डी आपका लेस देन 0 होना चाहिए। एक और भी क्राइटेरिया होता है ए के ऊपर कि ए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इधर सुनिए मेरी बात, ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला का माउथ अपवर्ड ओपन होगा, और ए यदि नेगेटिव होगा तो पैराबोला का माउथ डाउनवर्ड होगा। तो मुझे बताइए यहां ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 0 तो है ही, तो उसके बारे में मैं अभी आपसे कोई डिटेल नहीं करूंगा।
सेकेंड क्लास में फिर से आएगा ये कंसेप्ट, तो मैं वहां डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि यहां ए की वैल्यू 1 है तो अपवर्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा कि रूट्स विल बी इमेजिनरी होगी तब होगी, और इमेजिनरी कब होगा जब डी लेस देन 0 होगा। तो मुझे बताइए डी निकालने आता है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बताओ 2 स्क्वायर, 4a बताओ 1, c क्या हो गया, तो मुझे बताओ ये क्या हो गया 4k लेस देन 0। आगे बताओ 4 इज लेस देन 4k, कोई दिक्कत? तो मुझे बताइए फाइनली क्या आ गया, एक मिनट, ये तो बी स्क्वायर था ना आपकी, तो 4 का स्क्वायर होगा, ये सही कर लीजिएगा, है ना। और 4 इंटू 1 इंटू के लेस देन 0, तो ये हो गई 16 माइनस 4k, ये क्या हो जाएगी 16। तो मुझे बताइए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू ग्रेटर देन 4। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो लिख लीजिए फटाफट, बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है। एक तरीका और आप कर सकते थे, वो है परफेक्ट स्क्वायर का। लिखिए मेथड 2 छोटा सा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता है, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या 4 होगा भाई, x का जो कॉन्स्टेंट है 4 उसको 2 से डिवाइड दे दीजिएगा और उसकी स्क्वायरिंग करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ये क्या हो गई k माइनस 4, एक 4 हमने ऐड किया, एक उधर चली गई, ये क्या आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होगा। किसी का भी स्क्वायर क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे बताइए ग्राफ किसी का भी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पक्का ना। मुझे बताइए ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कब लाई करेगा, ऊपर तब लाई करेगा जब ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, पक्का। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो ग्रेटर देन 0। तो मुझे बताओ ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही, और ये भी यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। उस केस में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। इज इट ट्रू? तो मुझे बताओ ये पार्ट ग्रेटर देन 0 होने के लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 से ज्यादा होनी चाहिए। कंफर्म? तो पहले इंडिकेट करो। परफेक्ट स्क्वायर हमने बना दिया आपके लिए। ठीक है, ये x प्लस 2 होल स्क्वायर होगा, यहां लिख दो k माइनस 4, पूरे एक्सप्रेशन में डालो ग्रेटर देन 0, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि किसी का भी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही होता है, तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑब्वियसली है। तो मुझे बताइए ये भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होगा। और ये कब पॉसिबल होगा जब k माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होगा। लिखो नीचे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, लिखो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन k माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। लिखो दिस इंप्लाइज k इज ग्रेटर देन 4। समझ में आ गई बात? और मैंने आपको हिंट दिया कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन किस फॉर्म का आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको यदि क्लैरिटी है तो क्वेश्चन कर दोगे आप, और क्लैरिटी थोड़ी सी भी दिक्कत है
देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब ये नहीं आपके नॉलेज में होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, 3 रूट्स का मीनिंग क्या क्या है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट का क्या मीनिंग है, क्या है मीनिंग कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करे। ठीक है, 2 टाइम्स। रियल एंड इक्वल का मतलब टच करे ऑब्वियसली 1 टाइम। इमेजिनरी का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस के ऊपर हो या एक्सिस के नीचे हो। ठीक है, ये मीनिंग मालूम होना चाहिए, फिर क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैंने सारी बातें बता दी हैं आपको फर्स्ट क्लास में। ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपके लिए रेलिवेंट हैं और कैसे आपको करना है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।